नमस्कार. इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. माझ्यासोबत आहेत जितेन पाती. जितेन पाती हे व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट, मराठीत ज्याला सनदी लेखापाल म्हटलं जातं. चार्टर्ड अकाउंटंट म्हटलं की अर्थव्यवस्थेतला तज्ज्ञ, पैशाचा हिशोब कसा लावावा, पैसे व्यवस्थित कसे वापरावे याची आर्थिक शिस्त लावणारा आणि एकूणच देशाच्या तिजोरीमध्ये जो काही पैसा जातो तो पैसा सुव्यवस्थित पद्धतीनं कसा गेला पाहिजे याचंही गणित मांडणारा. गेली 25 वर्ष CA असलेले जितेन पाती हे गोव्यामध्ये एक चांगले CA म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांच्या क्षेत्रामध्ये जे काही मान्यवर लोक आहेत अशा लोकांमध्ये त्यांचा समावेश होतो. जितेन पाती सर, आपलं स्वागत. नमस्कार. आप अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ जानते हो. आप अर्थव्यवस्था से हर दिन आपका संबंध आता है. हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ, GST आया, हर तरह के आर्थिक बदलाव आए, कर व्यवस्था में नई प्रणाली लाई गई. फिर भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी भी पटरी पे नहीं आ रही है. तो ये पूरी व्यवस्था का आप कैसा वर्णन करेंगे? ये मतलब किस तरह का हमारे मार्ग में ये जो रोड़ा आ रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था गति से आगे नहीं बढ़ रही है, इसका आप कैसा विश्लेषण करेंगे? मैं वो सब बताने के लिए पहले हिस्ट्री में जाऊंगा. मुझे जो अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडिया के बारे में मालूम है, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए और उस टाइम हमारा जो सरकार था कि नेहरू जी की सरकार था, वर्ल्ड में 2 टाइप का अर्थव्यवस्था है. एक है कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म. नेहरू साहब हमको दिए एक मिक्स इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिज्म भी था और सोशलिज्म भी था. तो वो दोनों व्यवस्था में वो एक्सपेरिमेंट किए. जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको गवर्नमेंट के पास रखे और प्राइवेट सेक्टर को भी कुछ इंडस्ट्री में काम करने के लिए मौका था. स्लोली जब पॉपुलेशन बढ़ा कि करप्शन बढ़ा, हमारा पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा काम नहीं किया. हम एज ए सोसाइटी जब गवर्नमेंट में जाते हैं अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जब हम प्राइवेटली काम करते हैं हम हमारे लिए अच्छा काम करते हैं. तो ओल्ड व्यवस्था ऑलमोस्ट 1991 तक सम एक्सटेंट फेल हो गया. तो 1991 में हमको ऐसे सिचुएशन आया कि हमारा गोल्ड वगैरह बाहर रख के हमको जो स्थिति से निपटना पड़ा. तो 1991 में उस टाइम जो हमारा PV नरसिंह राव साहब थे और जो मनमोहन सिंह साहब थे, वो लोग प्राइवेटाइजेशन करके रिफॉर्म किए. रिफॉर्म मेनली पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंस कम करके प्राइवेट सेक्टर में पूंजी लाएंगे और प्राइवेट लोग को ज़्यादा काम देंगे और लाइसेंस राज को कम करेंगे. ऐसे प्रणाली को रिफॉर्म किए. तब जाके बाहर से लाइसेंस प्रोसेस में सिंप्लिसिटी लाए, लोगों को लाइसेंस थोड़ा जल्दी मिलने लगा, प्रोसीजर सिंपल किए, टैक्स सिंपल किए. तो बाहर से फॉरेन से कैपिटल है. हमारा कैपिटल उस टाइम कम हो गया था बिकॉज जो कैपिटल था वो लॉस में चला गया था अप टू 1991. तो इसीलिए जब वो रिफॉर्म किए, बाहर से इन्वेस्टमेंट वो लोग अट्रैक्ट किए, तब जाके वो जो प्रोसेस शुरू हुआ 91 में, बाहर से कैपिटल आया, पैटेंट आया, टेक्नोलॉजी आया, बड़े बड़े कंपनी आए. तो कंपनी का इंडिया का ग्रोथ शुरू होने लगा अराउंड 2001 से हमारा एक डिसेंट ग्रोथ रेट समवेयर 7 to 10% तक पहुंच गया था. तो हम लोग उसी में अच्छा कर रहे थे. कैपिटल था, टेक्नोलॉजी था, बढ़ावा था, टैक्स में रिफॉर्म किए, लाइसेंस राज में रिफॉर्म किए. हमारा एक अच्छा डिसेंट ग्रोथ था. इसका बेनिफिट सबको मिला. बाद में अराउंड 9 वो सब पे गुजरात भी डेवलप हुआ, उड़ीसा भी डेवलप हुआ, बिहार भी डेवलप हुआ. दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर इंडिया. हम आज जो सुनहरा इंडिया दिखते हैं, बेसिकली दिस इज द पॉलिसी started by PV Narasimha Rao and Manmohan Singh, and later on Mr. Vajpayee
एंड आफ्टर दैट इन द सेकेंड टर्म ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो सब प्रोसेस में हम 2011-12 तक अच्छा कर रहे थे। 2011-12 में हमारा कुछ लोगों को परसेप्शन में आया कि दैट गवर्नमेंट वाज करप्ट गवर्नमेंट। बहुत लोग जो अपोजिशन में थे वो लोग पार्लियामेंट में हंगामा किए, काम करने नहीं दिए, तो ऑलमोस्ट पॉलिसी पैरालिसिस हो गया 2011-12 से, एंड ग्रोथ रेट कम होने लगा। एंड उसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर भी रहेगा। 2008 में यूएस इकोनॉमी क्रैश किया, उनका बड़े बड़े बैंक क्रैश किए, सम ऑफ द कैपिटल यहाँ से यूएस से वापस चला गया इन दिस प्रोसेस। बट हमारा भी कुछ इंटरनल लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे, तो गवर्नमेंट दे एबल टू पेंट द गवर्नमेंट एज करेक्ट गवर्नमेंट। एंड वो जब काम नहीं हुआ, गवर्नमेंट बैकफुट पे रहा, पॉलिसी रिफॉर्म हो नहीं पाया। देन 2014 में न्यू गवर्नमेंट आया। न्यू गवर्नमेंट के साथ न्यू सोच के साथ आया। उनका था करप्शन को कंट्रोल करने, ब्लैक मनी इज द मेन थिंग टू बी कंट्रोल्ड। दैट्स व्हाई दे कम हुई थे डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी। जो मेरे जानकारी है, हमारा जो प्रीवियस आरबीआई गवर्नर की जो बुद्धिजीवी थे, जो इकोनॉमिक को अच्छा जानते थे, वो उसको अपोज करते थे, गवर्नमेंट को एडवाइस किए नहीं करने के लिए। बट गवर्नमेंट केम आउट विद दोज प्रपोजल्स। इन दैट प्रपोजल क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी अभी भी सबको मालूम है, सम ऑफ द इकोनॉमी इज रन बाय कैश। बहुत लोग बैंकिंग चैनल की जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से फाइनेंस वगैरह उनको मिलती नहीं है, तो इसीलिए वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। इसीलिए वो लोग जो मनी लेंडर से, जो लोकली सोर्स ऑफ मनी है, उससे पैसा लाके उधार लाके वो बिजनेस चलाते थे। दिस इज वन। सेकेंड, सम ऑफ द ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड व्हेन दे डू सम बिजनेस इन कैश, मेनली कॉन्ट्रैक्टर, रिटेल ट्रेडर्स, तो उनका बिजनेस ठीक ठाक था। सम ऑफ द इकोनॉमी, उनके जो इंडस्ट्री थे, वो लोग हो सकते हैं टैक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत रेवेन्यू लॉस होता था, बट इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में था, बिकॉज दे कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट। हमारा एक पॉपुलेटेड कंट्री है, इसीलिए वो जो पैसा था, जो हम ब्लैक मनी बोलते कि कैश मनी बोलते, जो कैश मार्केट था, उससे एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट हो जाता था। विद दिस डीमोनेटाइजेशन वो सेक्टर थोड़ा पीछे चला गया, इसीलिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सडनली बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो नेचुरली इकोनॉमी बैकफुट में आएगा, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, इकोनॉमी बैकफुट पे है, तो ग्रोथ स्लो डाउन हो गया। दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 2016। देन जीएसटी लॉ आया। जीएसटी कम हुई थे गुड इंटेंशन, बट व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड इट वाज नॉट फुली रेडी, पीपल आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड, ऑल द things are internet based, many people don't have the internet, many people don't have जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो साइट चाहिए। जुलाई में इम्प्लीमेंट हुआ जीएसटी, बट गवर्नमेंट का जो साइट रेडी होने में, गवर्नमेंट प्रोसीजर रेडी होने में 7-8 महीने लग गया। जीएसटी लॉ अभी ऐसे हुआ है एवरीडे अमेंडमेंट, तो ऑलमोस्ट 4 साल में जीएसटी लॉ स्ट्रीमलाइन हुआ नहीं प्रॉपरली, बहुत सारे इश्यूज है। गवर्नमेंट एवरी डे ऑलमोस्ट चेंज करता है, न्यू रूल लाता है, न्यू लॉ लाता है। वी आर ऑल्सो नॉट वेल वर्स्ड विद दो चेंजेस। एंड जीएसटी लॉ का मेन इंटेंशन था कि सबको इनपुट क्रेडिट मिलेगा, तो कैस्केडिंग इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। बट स्लोली गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू शॉर्ट है, तो गवर्नमेंट लॉ को ज़्यादा टाइट करने लगता है। जो एग्जेम्प्टेड सर्विस था उसको टैक्सेबल सर्विस बना देता है। उसमें कुछ आरसीएम रूल है, न्यू रूल है कि रिवर्स चार्जेस में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो मंथली 2 रिटर्न भरना पड़ेगा। जो ओरिजिनल प्लान था कि जीएसटीआर 1, 2, 3, जीएसटीआर 3 अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, दे कम सप्लीमेंट एक जीएसटीआर 3 भी इम्प्लीमेंट करके अभी गवर्नमेंट काम चला रहा है। मतलब जो काही अर्थव्यवस्थेला या सगळ्या गोष्टीतून एक वेगळी चालना मिळायला हवी होती, त्यामध्ये काय अडथळे आले, त्याला मागचा इतिहास कसा कारणीभूत आहे आणि नवीन व्यवस्था नीटपणे कशी राबवली गेली नाही, यावर सविस्तर विवेचन जितेन पाती यांनी इथं केलेलं आहे। ही चर्चा आम्ही पुढे नेणारच आहोत। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास।
इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. माझ्यासोबत आहेत जितेन पाती, चार्टर्ड अकाउंटंट, आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत देशातील अर्थव्यवस्था आणि कर व्यवस्थेवर. जितेन जी, आप बताइए कि वन नेशन वन टैक्स ये सरकार ने नारा देकर जीएसटी लाई. ये जीएसटी में पूरे सारे टैक्स एकत्रित हो जाएंगे. लोगों को जो अलग अलग टैक्स दिए जाने पड़ते हैं वो नहीं देने होंगे, ऐसी सिस्टम लाई गई. लेकिन जीएसटी आने से लोगों की कठिनाई बढ़ी है या कम हुई है? जीएसटी का क्या फ़ायदा हुआ हमारे अर्थव्यवस्था को? Okay. Government run the country with लोगों से टैक्स लेके. बेसिकली देश में दो टैक्स सिस्टम है, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर टैक्स लगाते हैं वही देता है. इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स गवर्नमेंट जिससे लेता है वो शिफ्ट कर देता है प्रोडक्ट के ऊपर कि सर्विस के ऊपर. जो कंज्यूमर है अल्टीमेटली वो टैक्स भरता है. तो जब दिस गवर्नमेंट आया, इसके प्रीवियस गवर्नमेंट भी कोशिश किया था जीएसटी लाने के लिए. जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो उस प्रीवियस गवर्नमेंट उसमें लाने में सक्सेस नहीं हो पाया. बहुत सारे कठिनाई था कि बहुत सारे स्टेट अपोज किए, बट दिस गवर्नमेंट एबल टू ब्रिंग दिस लॉ इन जुलाई 2017 विथ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जो स्टेट के पास पावर था टैक्स करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया in the context of making one state, one tax and one nation. This is the main intention of the government. तो basically होना चाहिए आइडियली कि एक टैक्स रेट होना चाहिए ऑन दी ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सभी लोग एक ही टैक्स देना चाहिए. तो जुलाई 2017 में जो टैक्स लॉ आया, गवर्नमेंट was not fully prepared. बहुत जल्दी में लाया. उस टाइम लॉ ठीक से बना नहीं था, लॉ ठीक से डिस्कशन नहीं हुआ था. तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था कि इसमें दिन दिस टैक्स क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल टैक्स था. तो टैक्स के ऊपर टैक्स था, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं. तो प्रोडक्ट एंड सर्विस की वैल्यू बढ़ जाता था. तो गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि इसको वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम करे. एक बार जो टैक्स देता है वो इनपुट टैक्स उसको मिलेगी कंज्यूमर जो दिया है. तो ओनली प्रॉफिट जो वैल्यू ऐड करता है वो डीलर की, वो मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर टैक्स भरना था. तो दैट आर द मेन इंटेंशन. बट गवर्नमेंट इज ब्लॉकिंग द क्रेडिट. गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था जीएसटीआर 1, 2, 3 करेगा, 3 अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है. गवर्नमेंट 3B करके और एक रिटर्न सप्लीमेंट्री रिटर्न लाई है, उसी के ऊपर काम चलाती है. तो इसी में जो मेन इंटेंशन था फुलफिल नहीं हुआ. अभी भी सारे स्टेट में, जैसे सपोज जो CGST गोवा, SGST गोवा इज ए गोवा बेस्ड टैक्स, वो महाराष्ट्र वाला कंज्यूमर को इनपुट क्रेडिट ले नहीं सकता. इसका मीन्स जितने स्टेट है अभी इतने टैक्स है. देन CGST SGST में जो ट्रांसफ़र के जो इनपुट का ट्रांसफ़र करना है उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है. व्हीकल है, देन रेस्टोरेंट है, इससे बहुत सारे सर्विसेज है जिसमें इनपुट क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं. कंस्ट्रक्शन पे आपको नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट यस्टरडे दे कम विथ ए रूल की जो एडिबल प्रोडक्ट है, जो जनरली हमारा घर का यूज है, जैसे लूज राइस, लहसुन, प्याज, वो सब पहले टैक्स फ्री था. नाउ गवर्नमेंट 16 जुलाई 2022 से एक न्यू नोटिफिकेशन है जिसके बेसिस में इवन इफ ए पैक्ड प्रोडक्ट विथ ए लेबल ऑन द एडिबल प्रोडक्ट ऑल्सो देयर विल बी GST. दैट मीन्स इसका अभी जो कॉस्ट है वो सब जो एडिबल प्रोडक्ट है, जो डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उसके प्राइस बढ़ जाएगा. बहुत सारे मीट है, दूध है, वो सारे इवन इफ नॉट ब्रांडेड, प्रीवियसली इट वाज एग्जेम्प्टेड, नाउ इट इज टैक्सेबल. सेकेंडली जो बिजनेसमैन है उसके लिए दीज आर मंथली रिटर्न्स है एंड इट इज इंटरनेट बेस्ड रिटर्न्स है. बहुत सारे लोगों को सब मालूम नहीं है एंड पेनल्टी बढ़ा दिया गया है. बहुत सारे कंप्लेंट जो नहीं होती है, देयर आर वेरी फ्यू पीपल डूइंग फ्रॉड इन दिस कंट्री. दे आर क्लेमिंग रॉन्ग क्रेडिट्स.
वो सब गवर्नमेंट रोक नहीं पाता है, बट उसके लिए क्या करते हैं, पेनल्टी प्रोविजन बढ़ा देता है। तो जो ऑर्डिनरी पीपुल, जो अच्छे लोग हैं, उनके पेनल्टी बढ़ जाती है। तो इसीलिए इन दिस कंटेक्स्ट जो इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट था वो मेरे हिसाब से लास्ट 4-5 ईयर्स में नहीं हुआ। लॉ इज चेंजिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, यू कैन से लॉ इज नॉट सेटल्ड, पेनल्टी प्रोविजन बढ़ रहा है, कंप्लेंट्स बढ़ रहा है एंड फ्रॉड भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट डोंट एबल टू कंट्रोल दोज फ्रॉड्स। ये जीएसटी का दूसरा एक हेतु था कि जीएसटी जब अलग अलग राज्यों से केंद्र सरकार के पास जाएगी तो वो रिटर्न, उनका जो भी शेयर है उनको वापस किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारे राज्यों की शिकायत है। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ, गवर्नमेंट जो मेनली भैट जो था, इसे प्रीवियस रेजिम को हम भैट रेजिम बोलते हैं कि सेल टैक्स रेजिम बोलते हैं, उसी में स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करता था, खर्चा करता था। बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दिस गवर्नमेंट हैज टेकन द, जो स्टेट गवर्नमेंट से वो पावर ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट करेगा गुड्स एंड सर्विस बोथ में, एंड वो स्टेट के साथ वो शेयर करेगा। बट due to the economy is not growing in a proper speed, the GDP growth is less, government is not able to gather the required revenue to run the country. That's why what is happening, government is giving the money to the state but with a delayed period. Like suppose they should be settled, every GST collection should be settled in the next month, but वो दिखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आने के बाद गवर्नमेंट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अप टू 4 to 5 months के बाद वो स्टेट का साथ सेटल करती है। बट स्टेट गवर्नमेंट हैज टू रन देयर गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई व्हेन द मनी केम लेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, they have to borrow from the market to run their show. So this is the problem with the central government. Okay. And of this system. मतलब जीएसटी आणण्यासाठी जी काही केंद्र सरकारने घोषणा केली होती, 1 नेशन 1 टॅक्स, परंतु ही टॅक्स व्यवस्था लागू करण्यापूर्वी जे काही योजना करायला हवी होती, उपाययोजना करायला हवी होती, ती न झाल्यामुळे त्यामध्ये काय अडथळे आले याची सगळी माहिती जितेन पाती हे इथं देत आहेत। ही चर्चा आम्ही पुढे नेणारच आहोत। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत जितेन पाती, चार्टर्ड अकाउंटंट, आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत की भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर कशी येणार या विषयावर। जितेन जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमारी इकोनॉमी का, जीएसटी का पूरा विश्लेषण अच्छी तरह से किया है। हमारी इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से रिवर्स आ रही है, मतलब डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा जो कर्जा लिया हुआ है, इंटरनेशनल लोन लिए हुए वो बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो हमारी ये इकोनॉमी कब तक ऐसी रिवर्स चलेगी, इसका कोई सॉल्यूशन है? मैं जितना इकोनॉमी को समझता हूँ, कोई बेसिक थिंग इज खुद का इनकम बढ़ना चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल लेवल में भी किसी का जब घर का इनकम बढ़ेगा तब जाके वो घर का अच्छा होएगा। बट मेरा जो समझ है, 1947 में हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, 47 to 91 बहुत सारे अच्छा काम नहीं हो पाया था। 1991 to 2011 बहुत ही बढ़िया काम हुआ था। देश का जो तरक्की है, जो गाड़ी आप दिखते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, जो हाई सैलरी आप लोग दिखते हैं, दिस इज द पीरियड इन व्हिच वी अचीव लॉट ऑफ थिंग्स। बट 2011 ऑनवर्ड्स हमारा इकोनॉमी इज अ बैक फुट। 2016 ऑनवर्ड्स तो हमारा इकोनॉमी माइनस ग्रोथ में, सपोज 2015 में हमारा 7 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट था, 2016 में 6 हो गया, 2017 में वो 5 हो गया, 2018 में वो 4%, 4 and odd %, 4 point something हो गया। देन 2019-20 में
कोविड के लिए हम लोग माइनस ग्रोथ रेट -9% हो गया। तो बेसिकली दीज आर द जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा कॉन्स्टेंटली 2016 के बाद कम हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ कम होने का मीनिंग है कि देश का जो इनकम कम हो रहा है। तो इन दिस सपोज दिस इनकम जब कम होएगा, हमारा रेवेन्यू भी कम होएगा, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम होएगा, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो गैप है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गैप वो 2016 ऑनवर्ड्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो जब किसी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गैप बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस ज़्यादा होएगा, तो ही हैज़ टू डिपेंड ऑन बोरोइंग। तो गवर्नमेंट इसीलिए ज़्यादा बोरो कर रहा है। हमारा प्रेजेंट में 2022 में जो हमारा बोरोइंग रेशियो है ऑलमोस्ट 86% ऑफ द ग्रॉस जीडीपी, जो 2014-15 में अराउंड 60% ऑफ द ग्रॉस जीडीपी था हमारा बोरोइंग। Fiscal deficit is combined with state and center. Today it is almost 11% of the GDP. Ideally it should be 4 to 5%. Unemployment is high because of the COVID, Ukraine war and lot of multiple factors. The inflation is around 15% wholesale inflation and around 7% my consumer inflation at present. Those are my prices is going up. There is a recession, there is no unemployment. The investment to GDP ratio is the lowest at this point of time. Investors are not ready to invest because of uncertainty or because of some government policies. Our judiciary system is not very good. In the court, the cases are going 100 of years, 20, 30, 40 years. So unless our judiciary improve, unless people get justice, unless people go and go to the court and get a settlement, people are worried if they invest here, if there will be a dispute, there will be no solution to them. Education system is in a very bad shape. Our primary education is in a very, very bad shape. Only the higher education, the IITs or IIM, they are doing well. For this, there is a decent growth last year because our engineers or the MBAs, they are able to provide good service or export good service to the outside India. That's why the benefit is going to the rich people who are good engineers or good management graduates. But the lower level, the primary level people or educated, uneducated people are jobless. Job condition is too bad. Many people are struggling with poverty, unemployment in the lower class, and this economic condition, to my knowledge, is in a very, very bad shape, and need lot of good work to overcome this economic situation after the war and COVID. मैं इसी आपका ये चर्चा का स्रोत पकड़ के कहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो फिडेल बजा रहा था। हमारा जो पड़ोसी कंट्री है श्रीलंका, वो जो राजपक्षे है वो वही नीरो के भूमिका में चला गया, और आज श्रीलंका का क्या हुआ है हमारे सामने है। क्या हमारे देश के सामने भी ऐसा कोई संकट है? मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ कि इसका फ्यूचर में क्या होएगा बोल पाऊंगा, बट जो पर्टिकुलरली जो इन्फ्लेशन है, जो 15% होलसेल इन्फ्लेशन एंड 7% कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स, जो हमारा लोन रेशियो है 90% ऑफ द जीडीपी, मेरा जो फिस्कल डेफिसिटी विच इज अराउंड ग्रॉस बोथ स्टेट एंड सेंटर 11% ऑफ जीडीपी, एंड जो मेरा करंट अकाउंट डेफिसिटी मीन्स माई डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो विच इज ऑलमोस्ट 3% ऑफ द जीडीपी नाउ. दीज आर worrisome factor because my exports are less, my imports are more. That means every time I am requiring more product and services from the outside world. That's why my foreign exchange reserve is in stress, and previously for last year it was around 600 odd billion. Now we have almost consumed more than 80 billion of foreign exchange reserve.
So my foreign exchange ratio, that rupee and dollar ratio has gone up to 80. So these are the difficult period for the country, whether the government admit it or not. These are the like the pulses or the BP sugar of a patient. These are the vital economic statistics. To my knowledge, these are in a very very bad shape. मतलब हमारी जो एक बहुत बड़ी नेता थी सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कहा था कि जिस सरकार की जीडीपी गिरती है, जिस सरकार का रुपया गिरता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी गिरती है। आज हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो इकोनॉमिक्स और वो भी जो भी सारी अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है और रिवर्स आने के लिए ऐसे कगार पे खड़ी है कि हम उसके लिए कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं या नहीं। इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र जितेन पाती जी ने यहाँ किया है। हम आशा करते हैं कि ये ऐसी संकट की घड़ी में हमारे देश के जो नेता है वो जल्दी जाग जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को रास्ते पे लाएंगे। जितेन पाती जी, आपने हमारे इन गोवा के दर्शकों के लिए आज की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया, उसके सामने जो संकट है उसका भी आईना दिखाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।